लेक्चर नंबर है सेकंड और टॉपिक है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स और दूसरा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। दोनों अलग टॉपिक्स हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स देखो, एक तो सिंपल सी 4-5 बातें हैं जो आपके बुक में लिखी गई हैं, मैं वो बात बताकर टॉपिक खत्म कर सकता हूँ। एक है इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट होता है बिग बैंग थ्योरी से। तो मैं आपको असल में स्टार्ट करवाऊंगा कहाँ से? बिग बैंग से स्टार्ट करवाऊंगा। आपको बताऊंगा कि इस जमीन पर पानी कैसे आया और फिर पहला सेल कैसे बना, कौन सा केमिकल रिएक्शन था, कैसे कैसे चीजें हुई यहाँ पे। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 आप यहाँ पे नोट करिए। हमारे पास टॉपिक अगर हम बात करें ना एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन तो छोड़िए, वो एक अलग चीज है। सबसे पहले बेटा इस यूनिवर्स के अंदर ना सिवाय एक एनर्जी के गोले के कुछ था ही नहीं। क्या था? सिर्फ एनर्जी का एक गोला मौजूद था ऐसे। अब वो जो एनर्जी का गोला था ना, उसमें सडनली क्या हुआ, जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस थे ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट्स में हुए, जिसके नतीजे में वो एनर्जी का गोला फट गया, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। याद रखिए, इट इज अ थ्योरी नॉट अ लॉ। ये लॉ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? थ्योरी है। तो बेटा जब बिग बैंग थ्योरी यानी कि इसको आप कहते हैं, ये हुआ, धमाका हुआ, तो उस बिग बैंग के नतीजे में बहुत सारे बेटा गैलेक्सीज बन गए। क्या बन गए? गैलेक्सी। जाहिर सी बात है बेटा, आपको पता होगा जहां पे धमाका होता है सारी चीजें उस धमाके से दूर की तरफ जाती हैं। ऐसे ही ना एक्सप्लोड होता है, दूर की तरफ जाती हैं। तो इसी वजह से बेटा जो गैलेक्सीज हैं वो इस बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में बने, इस तरफ मूव कर गए, इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, इस तरफ मूव करना शुरू किया, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर तरफ मूव कर रहे, दूर जा रहे। और ये जो धमाका हुआ बिग बैंग थ्योरी ऑलमोस्ट बेटा 12.3 बिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। 12.3 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये धमाका हुआ। और आपको मैं थोड़ी कैलकुलेशन के मुताबिक बता दूं कि बेटा 1 बिलियन जो होता है इट इज इक्वल टू 10 मिलियन। 1 बिलियन किसके इक्वल है? 10 मिलियन के। और 1 जो मिलियन है वो इक्वल होता है 10 लाख के। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितने लाखों साल पहले की बात होगी, करोड़ों साल पहले की बात। ठीक है। अब इसी के नतीजे में क्या हुआ कि बेटा एक गैलेक्सी हमारा भी बन गया। हमारा गैलेक्सी ना कुछ टेडासैट बड़ा खूबसूरत सा गैलेक्सी है। हम अपने गैलेक्सी को नाम देते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम देते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसी तरह से एक और गैलेक्सी, बहुत सारे। आपको पता है यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं? यूनिवर्स के अंदर तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। कितने? 200 मिलियन से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है। आपका सोलर सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, गैलेक्सी बहुत बड़ा होता है। गैलेक्सी बहुत बड़ा है। हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, इसमें कई करोड़ सोलर सिस्टम है। समझ आई बात? यानी कि अगर मिल्की वे गैलेक्सी में मैं एक छोटा सा यहाँ पे नुक्ता लगाऊं तो वो नुक्ता आपका क्या होगा? सोलर सिस्टम होगा, जिसमें एक सूरज है और कुछ प्लैनेट्स आते हैं। समझ आ रही बात? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज आपको एक और बताता हूँ। एक और बेटा यहाँ पे गैलेक्सी है, डैट्स नेम इज, वो हमारे गैलेक्सी से थोड़ा बड़ा है। उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या नेम है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब ये जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इसकी खास बात ये है कि मिल्की वे गैलेक्सी देखो, जहां से धमाका होता है सभी दूर जाते हैं, बाकी सारे गैलेक्सीज दूर जा रहे हैं, लेकिन ये जो गैलेक्सी है ये हमारे गैलेक्सी की तरफ आ रहा है ऐसे। और आपको पता है कितनी स्पीड से आ रहा है? 110 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है? 110 किलोमीटर एक सेकंड में। और जब ये टकराएगा तो कुछ बचेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं बचने वाला। अच्छा, अब मिल्की वे गैलेक्सी से आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि भाई ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ क्यों आ रहा है? भाई सारे धमाके से तो दूर जाने चाहिए चीजें, ये क्यों आ रहा है? उसकी रीजन ये है कि बेटा इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी में शायद कुछ ऐसी एनर्जीज मौजूद हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए जा रही हैं, और इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है।
रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब जो एक्सप्लोसिव फोर्सेस है, वो फोर्स जिससे पार्टिकल्स को दूर जाना चाहिए था। सही है। फर्ज करें धमाके की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हुई, ऐसे हुआ ना, जो फोर्स प्रोड्यूस हुई वो 40 न्यूटन है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो 60 न्यूटन है, तो ये दोनों करीब आएंगे ना कि दूर जाएंगे, क्योंकि इनकी फोर्सेस क्या है, अट्रैक्शन की ज्यादा है। समझ आ गई बात? तो इसी वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम है, उसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है बेटा, सोलर सिस्टम होता क्या है? सोलर सिस्टम का मतलब क्या? एनर्जी। हमारे सोलर सिस्टम में बेटा कुछ भी नहीं था सिवाय एक पार्टिकल के, जिसको हम क्या कहते हैं? सन। धमाका हुआ, धमाके के नतीजे में आपको पता है कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बने होंगे जिनको गैलेक्सी का, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी तो होंगे ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं बेटा उनको एस्टेरॉइड्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एस्टेरॉइड्स। अब हुआ क्या बेटा, आपका सूरज था जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में था, वहां पे एस्टेरॉइड आया, एस्टेरॉइड आकर किससे टकराया? जब वो सन से टकराया तो सन से टकराने के नतीजे में बेटा यहाँ पर पहला एक प्लैनेट बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। फिर टकराया, फिर एक और बन गया वेनस, फिर टकराया, फिर बन गई अर्थ, फिर टकराया, फिर बन गया मार्स। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, 4 प्लैनेट्स तक रहते हैं। तो इस तरह से प्लैनेट्स बने हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन है कि अर्थ जो है, मान लेते हैं कि अर्थ ऐसे बन गई, सूरज का हिस्सा थी, तो अर्थ के ऊपर पानी कहाँ से आया? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर अर्थ सूरज का हिस्सा थी तो सूरज पक रहा है, वहां पर लावा मौजूद है, तो अर्थ के ऊपर पानी कैसे आया? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है बेटा, क्या हुआ? अर्थ पे बिल्कुल पानी था ही नहीं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, ये एक और चीज बता दूं, ये थ्योरीज की बातें कर रहे हैं हम, ये लॉ नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं है, हम सिर्फ फर्ज करते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है वाकई में हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप इतनी सी बात याद रखें कि अर्थ थी, जमीन थी, तो जमीन के साथ बेटा एक एस्टेरॉइड आकर टकराया, और वो जो एस्टेरॉइड था, उस एस्टेरॉइड के ऊपर कुछ स्पेशल किस्म की गैसेस मौजूद थी, स्पेशल किस्म का टेम्परेचर था, जिसके नतीजे में बेटा केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो आपकी अर्थ है, अर्थ के 75 हिस्से पर क्या आ गया? पानी आ गया। और जब अर्थ के 75 हिस्से पे वाटर आया, तो जो पीछे आपके पास हिस्सा बच चुका है 25%, तो वो आपके पास खुश्क रहेगा, जिसको खुश्की का नाम देते हैं। ठीक है, लैंड जिसको बोलते हैं, जमीन कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ना कि इंसान कितना बेबस है, इंसान इस 25% जो खुश्की वाला हिस्सा है ना, उस 25% में से 12% हिस्से पे भी नहीं गया। 25% से हम 12% हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाए। हमारा जमीन का जो ज्यादातर हिस्सा अर्थ का मौजूद है ना, वो आर्कटिक और एंटार्क्टिका रीजन में है। एंटार्क्टिका इस रीजन के अंदर मौजूद है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है। तो इंसान इतना बेबस है कि वो खुश्की वाले हिस्से पर भी नहीं पहुंच पाया। और बेटा, अगर आप खुश्की वाले हिस्से को, जमीन को ही सर नहीं कर पाए, तो आप क्या जमीन से मार्स पे जाने के काबिल हो? नहीं, हम सक्सेसफुल नहीं हुए। चल देख, रोबोट्स चले गए, रैकेट्स चले गए, और नहीं गया कोई भी चीज, कोई इंसान नहीं गया मार्स के ऊपर आज तक। ठीक है, तो बेटा आप जमीन से मार्स तक नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि आप एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जा सकते हो मिल्की वे गैलेक्सी के? नहीं। तो क्या आप एंड्रोमेडा तक जा सकते हैं दूसरे गैलेक्सी में? दैट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इंसान जो इतनी आकड़ दिखाता है, वो आकड़ किस बात की है? कुछ भी नहीं है। हम देखें, आपके सामने है ये, आप इस पूरे यूनिवर्स में एक तिनके से भी, एक मट्टी के जरे की तरह है सिर्फ, दैट्स इट। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर आप में से पूरा यूनिवर्स घूमना चाहता है ना, उसको इतनी जिंदगी चाहिए, उसको तकरीबन 12.3 बिलियन ईयर जिंदगी की जरूरत होगी पूरे यूनिवर्स को घूमने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स इतने साल पहले बना है। और अगर पूरा यूनिवर्स घूमना इतने साल तो चाहिए। और जो यूनिवर्स है वो अभी भी फैल रहा है, यूनिवर्स अभी भी क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि वो वहां पर धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी फोर्सेस अभी भी उसको फैला रही हैं, दूर भेजी जा रही हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं, हमारा पहला प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बना। अब पानी बन गया,
पानी आ गया ना जमीन पे, ठीक है। तो सपोज दैट आपके पास, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फर्ज करें कि ये हमारे पास कुछ आ गया सी वाटर, पानी आ गया समुद्र के अंदर, और ये कुछ साहिल वाला हिस्सा है, रेत, ठीक है, सॉइल वगैरह आ गई। तो बेटा थ्योरी ये कहती है कि जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल अराइज हुआ है वो तकरीबन 3.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ है। 3.6 बिलियन ईयर्स अगो पहला जो युग प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या हुआ है, अराइज हुआ है। अब वो अराइज कैसे हुआ, ऐसे थोड़ी है रात को सुबह को सेल बन गया, नहीं। आपने बेटा केमिस्ट्री में मैटर्स पढ़ी है, ये सारा क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड था, केमिस्ट्री की बात करते हैं। आपने मेटल्स पढ़ी हैं ग्रुप सेकंड ए की, ग्रुप सेकंड ए की बात कर रहा हूं, वहां पर आप लोग पढ़ते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या पढ़ते हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन सी होती हैं बताइए जरा, इल्म में इजाफा करिए। जो जमीन की क्रस्ट में पाई जाती हैं उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो बेटा कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल थी ये जमीन के ऊपर वाली परत पे थी। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल किसी सोर्स की वजह से समुद्र में चली गई। हो सकता है बारिश वगैरह हुई तो पानी पड़ा मट्टी के ऊपर, मट्टी में अल्कलाइन अर्थ मेटल बह के समुद्र में चली गई, हो सकता है ना। हो सकता है पानी की लहरें आई, वो साहल में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल से वो साथ में ले गई। तो हुआ कुछ यूं कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल चली गई ना समुद्र में, समुद्र के एक हिस्से पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई और जो दूसरा हिस्सा था वहां पर अल्कलाइन अर्थ मेटल थे बहुत कम थे। जब एक जगह पे कंसंट्रेशन कम हो जाए दूसरी जगह पर ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बेटा क्या चीज कायम हो गई, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कायम हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो गया। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो गया उसके नतीजे में यहाँ पर बेटा पहला सेल बना जिसका नाम क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल। समझ आ गई बात। तो हमारे पास जो पहला प्रोकैरियोटिक सेल बना है वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बना, और वो केमिकल रिएक्शन तब हुआ जब कंसंट्रेशन में चेंजेस आई। उन कंसंट्रेशन में चेंजेस आने के नतीजे में यहाँ पर हीट भी थी। हीट क्यों थी, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ बेटा ये एक ऐसी जगह पर हुआ जहां का टेम्परेचर जो था वो -117 डिग्री सेल्सियस था। इतना हाई टेम्परेचर था और हम इनका एक स्पेशल नाम से याद करते हैं, हम कहते हैं दीज आर नोन एज हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का नाम देते हैं, गर्म पानी के चश्मे। तो वहां पर ग्रेडियंट की वजह से पहला सेल बन गया, दैट्स नेम इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, और ये 3.6 बिलियन ईयर्स अगो बना और बेटा वो इस तरह से बना। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है, पक्की बात है, समझ आ गया कहां से स्टार्ट किया कहां पे पहुंचे हैं हम। अभी और बाकी है। अब हम देखते हैं बेटा इस प्रोकैरियोटिक सेल में एवोल्यूशन कैसे हुई। मुझे टाइम बताइए जरा। क्या है कॉल जा रही है तुम्हें, कितने बजे का टाइम होगा उधर का? नहीं वो 4 बजे के बाद किसी और की आ रही थी, किसी को चले मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसी और की आ रही है, हमें क्या, हम तो अपने टॉपिक की तरफ आएंगे वापस। हमें तो प्रोकैरियोटिक सेल से प्यार है। ये कहां से भाई साहब एवोल्यूशन, अब एवोल्यूशन स्टार्ट होगी। पहला सेल बना तो एवोल्यूशन होगी, ठीक है। अब एवोल्यूशन क्या हुई, सेल समुद्र के उस हिस्से में था जहां पे टेम्परेचर ज्यादा था। टेम्परेचर हाई है मसलन, उसको इसका मतलब है कि एनर्जी तो मिलती होगी, जाहिर बात है। टेम्परेचर अगर उस रीजन में हाई है तो हम कहेंगे उसको क्या मिलती है, वहां से एनर्जी मिलती है। अब इस सेल को भी ना थोड़ा सा मसला हुआ, सेल को मसला ये हुआ, उससे लगा कि मुझे ना इस हाइड्रोथर्मल वेंट से ना समुद्र के बाकी हिस्सों को जाकर विजिट करना चाहिए, क्या है चेक तो करें क्या है।
खास तौर पर मेल्स को ये क्यूरियोसिटी होती है यार, देखें तो सही वहां पर फलां जगह, तो इसको भी क्यूरियोसिटी हुई, चेक करूं यार समुद्र इतना बड़ा है, हाइड्रोथर्मल वेंट से बाहर क्या है, तो इसने कोशिश की बाहर जाने की। अब जाहिर सी बात है बेटा समुद्र के हर हिस्से का टेम्परेचर एक जैसा तो नहीं है, वहां पर तो टेम्परेचर था बहुत कम, टेम्परेचर बहुत कम था समुद्र के बाकी हिस्सों का, तो इसका मतलब है कि उसे एनर्जी वहां पर अवेलेबल नहीं थी, एनर्जी इज नॉट अवेलेबल। अगर बेटा उसे समुद्र के बाकी हिस्सों में जाना है तो उसे अपनी एनर्जी के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, एक अल्टरनेट सोर्स चाहिए होगा। अगर उसे अल्टरनेट सोर्स मिल गया तो फिर वो समुद्र के बाकी हिस्सों में जा पाएगी, क्योंकि उसे एनर्जी मिल जाएगी, वरना तो वो उसी हाइड्रोथर्मल वेंट्स तक महदूद रह जाएगा जहां पर वो बना है, क्योंकि वहीं से वो एनर्जी ले रहा है, वहीं पर वो रह रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई ना क्या बात हुई हमने की अभी? तो फिर तो उसे जाना चाहिए। अब उसने अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लिया, उसने क्या किया बेटा, उसने फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। फोटोसिंथेसिस क्या किया उसने, शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। फोटोसिंथेसिस जब वो करता ना, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा वो क्या करता, वो इस्तेमाल करता हाइड्रोजन सल्फाइड को। किसे इस्तेमाल करता, हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करता, और साथ में बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि ये ग्लूकोज तो बनाता, C6H12O6 ग्लूकोज तो बनाता, लेकिन साथ में अब गैस कौन सी रिलीज करता, सल्फर। कौन सी, सल्फर। अब बहुत ही कम वक्त में जो सल्फर की गैस थी बेटा, वो सारे के सारे गैस इस्तेमाल, जो हाइड्रोजन सल्फाइड था वो इस्तेमाल हो गया। सही है, समुद्र के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड था वो क्या हो गया, इस्तेमाल हो गया। अब फोटोसिंथेसिस कैसे करें, अब एनर्जी कैसे बनाए, तो इसने फिर एक और हल ढूंढा। इसने कहा ठीक है हाइड्रोजन सल्फाइड खत्म हो गया, क्या पानी भी खत्म हो गया, नहीं पानी खत्म नहीं हो सकता, तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर वाटर जब इस्तेमाल किया, तो बेटा इसके पास ग्लूकोज के साथ साथ क्या चीज बन गई, ऑक्सीजन बनना शुरू हो गया, ऐसा बाय प्रोडक्ट के रूप में। हमने जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक है वहां पर अगर आपको याद हो, बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर नंबर 11, वहां पर हाइपोथेसिस दिया गया है कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं होती। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो वाटर से होती है, पहले सल्फर रिलीज हो रही थी क्योंकि वहां पर वाटर नहीं था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। तो अब ये जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई, इस ऑक्सीजन ने जमीन के इर्द गिर्द जाके, अर्थ के इर्द गिर्द जाके बेटा जमा होना शुरू कर दिया। इस तरह से जब ये अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह से जाकर जमा शुरू होने हो गई, तो बेटा ये एक एलोट्रॉपिक फॉर्म में आ गई, और इसकी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। जब ओजोन लेयर बन गई तो सूरज से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी आपको बेटा स्कैन होकर आना शुरू हो गई, फाइंड किया आपके पास जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई। क्यों स्टार्ट हो गई, क्योंकि अर्थ का जो एनवायरनमेंट था अब वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होना शुरू हो गया, सूटेबल होना शुरू हो गया। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि हमारे पास आ गई एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स इंशाल्लाह।